Hello everyone, welcome back to another video, and today in this interesting video we'll discuss about introduction to peripheral nervous system. Okay. इंट्रोडक्शन ऑफ पीएनएस. सो पीएनएस का फुल फॉर्म होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके. सो पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो बिफोर गोइंग टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सो वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज नर्वस सिस्टम. ओके. सो I want now remember you one hierarchy. You already learned it from class 6, 7, 8, 9, 10. ओके. इस क्लास में इसको ये पढ़ाया गया होगा आपको. सो एक होता है सेल. ग्रुप ऑफ सेल यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू, and group of tissue unite to form organ, and group of organ unite to form organ system, and group of organ system unite to form body. So ये होता है आपका एक हायरार्की. ठीक है ना. ये हो गया आपका एक हायरार्की. ओके. So now what you understand is what is nervous system. So nervous system comes from that is organ system. यहाँ से ये आया है organ system. अगर आपने इसको अगर समझ लिया तो नर्वस सिस्टम समझ जाओगे. अच्छा, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम है लेकिन यहाँ पर नर्वस सिस्टम है, लेकिन है तो वो सिस्टम है ना, है तो वो सिस्टम ना. तो जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक सिस्टम फॉर्म करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. एंड ये ऑर्गन सिस्टम जब यूनाइट हो जाते हैं तब ये क्या फॉर्मेशन करता है, बॉडी फॉर्मेशन करता है. ओके. सो इसी तरह से हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं. एंड नर्वस सिस्टम में आपका मेन इम्पोर्टेंट रोल कौन करता है, आपका नर्व सेल करता है. आपका नर्व सेल करता है. एंड इसी नर्व सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं. नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन. ओके. सो देखो, कोई भी सिस्टम अगर बना है तो वो किसी ना किसी सेल का बना हुआ है, क्योंकि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो दैट्स वाई नर्व सेल, ये जो सिस्टम नर्वस सिस्टम जो होता है वो किसी ना किसी सेल का बना हुआ है. तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम ऑल्सो मेड अप ऑफ नर्व सेल. ओके. एंड इसी नर्व सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं. सो नर्वस सिस्टम के बारे में आई होप आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी मिल गया होगा. ओके. सो नाउ नेक्स्ट जंप टू द अदर टॉपिक. ओके. सो बेसिकली ये नर्वस सिस्टम का पहले हम थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं. ओके. सो पहले एनएस का मतलब होता है आपका नर्वस सिस्टम. ओके. सो नर्वस सिस्टम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम.
एंड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहने का सिंपल मीनिंग है, एक होता है ब्रेन एंड एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अर्थ होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड एक होता है आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है पीएनएस। सो पीएनएस का मतलब है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीएनएस। पीएनएस मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम छोड़ दें तो बॉडी में जितने सारे पार्ट होते हैं उनको बोला जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा आँख, कान, नाक, हमारा लेग, ये जितने भी एरिया होता है, आपका इंटेस्टाइन हो गया, आपका स्टोमक हो गया, ये जितने सारे रीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, ये जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी दो भागों में डिवाइडेड है। ये भी दो भागों में डिवाइडेड है। एक होता है आपका मोटर नर्वस सिस्टम, एंड एक होता है आपका सेंसोरी नर्वस सिस्टम। ओके, सेंसोरी नर्वस सिस्टम। ओके, so PNS is again subdivided into motor nervous system and sensory nervous system. Again, this motor nerve system is also subdivided into two parts, that is known as autonomic nervous system, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एनएस, एंड एक होता है सोमाटिक नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एसएनएस। आई होप यहाँ तक आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे हो सकते हैं कि सर मोटर नर्वस सिस्टम दो भागों में डिवाइडेड है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो मोटर नर्वस सिस्टम अगर ये दो भागों में डिवाइडेड है तो सेंसरी नर्वस सिस्टम क्यों दो भागों में डिवाइडेड नहीं है? मतलब मोटर नर्वस सिस्टम जिस तरह से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हुआ है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम हुआ है, तो सेंसरी नर्वस सिस्टम को हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्यों नहीं कह सकते हैं? क्यों इसे सब डिवाइडेड नहीं कर सकते? तो इसका सिंपल रीजन है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। मोटर नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? कंट्रोल करना, लेकिन सेंसरी नर्वस सिस्टम का काम कंट्रोल करना नहीं होता है। सेंसरी नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? मैसेज को पहुंचा देना ब्रेन के पास, मतलब सीएनएस के पास मैसेज को ये ले करके जाएगा। तो आप अगर कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, इसे उससे कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप अभी सो रहे हो या आप थोड़ा कॉन्शियस कॉन्शियस हो, मतलब कॉन्शियस भी हो और अनकॉन्शियस हो, किसी भी स्टेट में आप रहो, आपको अगर कोई भी टच, कोल्ड, टेम्परेचर, ये जितने भी अगर सेंसेशन मैं आपको दूंगा, तो क्या ये इम्पल्स ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा? निश्चिंत रूप से पहुंचेगा। आपका कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियसनेस, इसका कोई मैटर नहीं करता है ब्रेन तक इम्पल्स पहुंचने के लिए। इम्पल्स मतलब मैसेज, ओके, इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए सेंसरी नर्वस सिस्टम को हम सब डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके,
आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. ओके, देन नेक्स्ट मूव टू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक एग्जाम्पल क्या होता है. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक एग्जाम्पल होता है आपका जितने भी स्मूथ मसल जितना होता है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक बेस्ट एग्जाम्पल है. स्मूथ मसल कौन सा होता है. स्मूथ मसल जनरली आपका होता है आपका किडनी हो गया एक स्मूथ मसल, आपका इंटेस्टाइन, ओके, आपका पैनक्रियाज, आपका लिवर, ओके, एंड ओके. एंड दूसरा चीज, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जनरली उसका फंक्शन होता है इनवॉल्यूंटरी, ओके सॉरी, इनवॉल्यूंटरी मतलब इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, आज द नेम इंडिकेट दैट इट इज ए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. आज द नेम इंडिकेट दैट इट इज ए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. दैट मीन्स एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. But later we discuss about why autonomic nervous system is automated, what is the force behind or what is the philosophy behind that autonomic nervous system is automated. So a neurotransmitter is the concept behind that which regulate the autonomic nervous system automated. Okay, if I tell you that you start a bike through a kickstart. There are two types of bike, one is kickstart and one is automated start. Okay, so whenever you push a self start, okay, whenever you push a self start button, then the bike automatically starts, then the engine automatically start. But is it totally automated? No. So the concept behind automated is that the wire is connected to the engine and the same wire also connected to the self start, so that whenever you push the self start, the bike start automatically. Okay, so like this, it is a case in case it is a case scenario of a bike. So like bike, our human body also automated by some types of, that is called to self start. So here our body self start is neurotransmitter. In our body different neurotransmitter are present. So there are some different neurotransmitter that plays an important role in our body to regulate it automatically. So those neurotransmitter are acetylcholine, adrenaline, noradrenaline, dopamine, gamma amino butyric acid, serotonin, 5-HT serotonin, hydro. Okay, so the glycine. Okay, there are some neurotransmitter which plays an important role in our body to make it automated. Okay, so autonomic nervous system is totally involuntarily, and there is no manual process in autonomic nervous system. Okay, and सोमाटिक नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा. सोमाटिक नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल होगा आपका स्केलेटल मसल. So what is skeletal muscle? So skeletal muscle means bone. So as the name indicate, that is skeletal muscle. So there are two words, skeletal and muscle. So skeletal muscle are the muscle that is connected to the bones, or that is attached to the bone. So that's why
we move our hand, legs and total body in our control. In our control, we can move our hand 360 degree, 90 degree, whatever we want. We can move our hand here and there, move our leg here and there. We can move our skull here and there. We can move our body posture, anterior, posterior, okay, upright, bend, we can move it. So it is our willpower control. So that's why somatic nervous system is known as voluntary system. Somatic nervous system is known as voluntary control. Okay. Acha, if I told you that you regulate your heartbeat at a 80 minutes per second, okay, 80 minutes per minute, can you trigger it? No. Normally the heartbeat is 72 beats per minute. Normally the heart rate is 72 beats per minute. But if I told you that you can regulate your heartbeat to 80 beats per minute, can you do it? No, you cannot do it because you cannot control the heartbeat, and the heartbeat is regulated by some neurotransmitter. So neurotransmitter control the heartbeat, but you don't control the heartbeat. Okay, I hope autonomic nervous system, why I tell as involuntary, and somatic nervous system is voluntary. So I hope that you learn the concept very clearly. Okay, so now next move to the other topic. Okay, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को generally autonomic nervous system is again also subdivided into two parts, that is known as parasympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. NS मतलब nervous system. Okay, so don't assume that NS मतलब normal saline, ये कभी मत assume करना. Okay, NS का मतलब होता है nervous system. Okay, and second one is your sympathetic nervous system. Okay, so autonomic nervous system is again subdivided into parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. अच्छा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगर ऑटोमेटेड है तो parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system also ऑटोमेटेड है, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा माँ वैसा बेटा, इस तरह से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगर ऑटोमेटिक है तो इसका बच्चा कैसा होगा? ऑटोमेटेड होगा. अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको ये भी बताया था कि कोई चीज़ अगर ऑटोमेटेड है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, बिना रीज़न के कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं होता है. ओके, सो parasympathetic नर्वस सिस्टम अगर ऑटोमेटेड है तो उसको ऑटोमेटेड कौन करता है? आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नेम है एसिटिलकोलिन. ओके, parasympathetic नर्वस सिस्टम अगर ऑटोमेटेड है तो उसको ऑटोमेटेड कौन बनाया है? एसिटिलकोलिन. ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ACH. ओके, एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो ऑटोमेटेड. सो इसको अगर कोई ऑटोमेटेड बनाया है तो कौन बनाता है इसको ऑटोमेटेड? एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नेम होता है आपका नॉर एड्रेनालिन या फिर एड्रेनालिन. ये दोनों इसको क्या करते हैं?
ऑटोमेटेड बनाते हैं। और ये जितने भी मैंने यहाँ पर लिखा है ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटिलकोलिन इज ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर एंड आपका नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ये भी हो गया आपका न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये जो एसिटिलकोलिन होता है, नॉर एड्रेनालिन होता है, एड्रेनालिन होता है, सो दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर एंड his function is to automated the parasympathetic nervous system as well as your sympathetic nervous system। ओके, सो यहाँ पर देखो कैसे टॉपिक बनता है, यहाँ से हम कैसे आगे आने वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे या फिर यहाँ से कैसे नए नए टॉपिक जो होता है वो डिराइव्ड होता है। ओके, अच्छा, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो ब्लॉक कर दे, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो ब्लॉक कर दे उस ड्रग को हम क्या कहेंगे? पारासिम्पैथोलाइटिक। पारासिम्पैथोलाइटिक। पारासिम्पैथोलाइटिक मतलब जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जितने भी प्रॉपर्टी होता है, जितने भी वो एक्शन कैरिड आउट करता है उसके प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर देना। ठीक है, लाइटिक का मतलब होता है आपका ब्रेकडाउन। लाइटिक या लाइसिस जहाँ पर भी आपको दिखेगा उसका मीनिंग सिंपली होता है ब्रेकडाउन, मतलब टूटना, विभक्त हो जाना। ओके, एंड जो ड्रग पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रॉपर्टी को एनहांस कर दे, उसकी एक्टिविटी को वृद्धि कर दे, उस ड्रग को क्या बोला जाएगा? आपका पारासिम्पैथोमाइमेटिक। माइमेटिक मतलब क्या होता है? नकल करना। माइमेटिक मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक उचित ढंग से अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी ये हाव भाव ढंगी जितना होता है, अगर उसको मैं हुबहू ऐसा अगर कर दिया तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? माइमेटिक। सो पारासिम्पैथोमाइमेटिक इटसेल्फ है ड्रग, पारासिम्पैथोलाइटिक इटसेल्फ है ड्रग। सो दीज आर द ड्रग that can enhance the properties as well as inhibit the properties। ओके, सो लाइटिक अगर होगा तो वो इनहिबिट करेगा, माइमेटिक अगर होगा तो वो एनहांस करेगा। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वही सेम फंडा अप्लाई होगा जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो फंडा अप्लाई हुआ था। सो यहाँ पर पारासिम्पैथोलाइटिक हुआ था, यहाँ पर क्या होगा? सिम्पैथोलाइटिक। सिम्पैथोलाइटिक। ओके, so sympatholytic are the drug which block or inhibit the action of a sympathetic nervous system। okay, and again sympathomimetic भी होगा, sympathomimetic भी होगा। so sympathomimetic are the drug which enhance the properties of a sympathetic nervous system। जो sympathetic nervous system को अगर अच्छे से इसे काम करना है तो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा? अच्छे से काम करेगा। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर हमें ब्लॉक करना है तो सिंपैथोलाइटिक ड्रग हम देंगे। सो जिस परिस्थिति में जो भी रिक्वायरमेंट होगा हम उस हिसाब से वो ड्रग सिलेक्ट करके देंगे। मेरे कहने का मतलब यही था। ओके, देन नेक्स्ट मूव टू द अनदर टॉपिक। ओके, मैंने अभी आपको ये बताया था कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
अभी अभी मैंने नर्वस सिस्टम का ये क्लासिफिकेशन आपको बताया था, और इसे थोड़ा अच्छे से अगर हम समझ में जाएंगे तो सीएनएस में हमने क्या बताया था, ब्रेन होता है एंड एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस का मतलब यही है, सीएनएस का मतलब क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने क्या बताया था कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके बॉडी में बाकी जितने भी पार्ट होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, या उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, सो मान लीजिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जब ब्रेन मतलब सीएनएस में, बेसिकली ब्रेन में जो भी इम्पल्स या मैसेज का ट्रांसफ़र होता है तो वो किसी ना किसी नर्व के थ्रू होता है। अच्छा, मैं एक छोटा सा जानकारी आपको देता हूँ, हमेशा ये वर्ड को याद रखो, इम्पल्स। एक वर्ड आएगा आपके पास, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इम्पल्स का अर्थ क्या होता है? इम्पल्स का अर्थ होता है मैसेज, इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन। ओके, इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है? मैसेज एंड इंफॉर्मेशन। ओके, सूचना, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचना। तो अभी इतना ज़्यादा आई थिंक सूचना अगर कहूँगा तो आप समझ गए होंगे। ओके, सो और एक होता है हमारे बॉडी में जो सूचना जाता है वो किसी ना किसी नर्व के थ्रू जाता है। हमारे बॉडी में जो भी मैसेज का ट्रांसफ़र होता है वो किसी मीडियम के थ्रू जाता है। मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँगा कि आप भुवनेश्वर से दिल्ली जाएंगे, भुवनेश्वर से आप दिल्ली जाएंगे, तो भुवनेश्वर से दिल्ली आप बाई एयर जा सकते हैं, बाई रोड जा सकते हैं। तो और यहाँ से मैं आपको एक खबर भेज करके दिल्ली तक लूँगा। मान लीजिए मैं आपको कहूँगा कि मेरे लिए एक 50,000 का एक ब्रेसलेट आप ले आओ, तो मैंने आपको भुवनेश्वर से दिल्ली तक भेजा। तो भुवनेश्वर से दिल्ली तक जब मैंने आपको भेजा तो वो आप रोड के थ्रू जाओगे। अगर रोड के थ्रू जाओगे तो आप रेलवे नेटवर्क का यूज़ करोगे, मतलब रेलवे में जाओगे, कार में जाओगे, बाइक में भी जा सकते हो। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में अगर कोई भी न्यूरोनल इम्पल्स का अगर ट्रांसफ़र होता है वो किस रूट में होता है? आपके नर्व के रूट में होता है। ओके, जिस तरह से हम भुवनेश्वर से दिल्ली जाने के लिए बाइक में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, तो उसी तरह से हमारे बॉडी में जो भी सूचना हमारे ब्रेन तक जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी सूचना जाएगा ब्रेन तक तो जाएगा, थोड़ी ना हाथ तक आएगा या थोड़ी ना किडनी तक आएगा, क्योंकि किडनी के पास कोई समझ नहीं है। किडनी समझ सकता है कि मुझे हॉट हुआ है, मुझे कोल्ड हुआ है, मुझे टेम्परेचर फील हो रहा है, मुझे किसी स्नेक ने बाइट कर दिया, क्या किडनी ये समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में समझने वाला सिस्टम कौन होता है? ब्रेन होता है। तो ये जितने भी इम्पल्स होता है ये ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन तक जो भी इम्पल्स जाएगा वो कौन लेकर के जाएगा? आपका नर्व जाएगा। ओके, सो हमने नर्व को समझ लिया कि नर्व के थ्रू सारा चीज़, सारा खेल होता है। अच्छा बेटा, नर्व के थ्रू तो मैसेज जाएगा, लेकिन क्या वो अपने आप जाएगा? ऐसा तो नहीं। अपने आप क्या ऐसा होगा? भाई मैं अगर तुमको यहाँ से वहाँ तक भेजूँगा, भुवनेश्वर से दिल्ली तक भेजूँगा, और आपको मान लीजिए बाई ट्रेन में मैं आपको भेज रहा हूँ, तो क्या आप सिर्फ आपके पास अगर मान लीजिए पैसा भी है तो क्या आप ट्रेन में जाओगे? भाई ट्रेन का इंजन भी तो स्टार्ट होना चाहिए। ट्रेन का इंजन जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप कैसे दिल्ली तक जाओगे? नहीं जा पाओगे, चाहे जितना भी पैसा आपके पास हो, आप नहीं जा पाओगे। उसी तरह से हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो भी मैसेज ब्रेन तक जाएगा वो नर्व के थ्रू जाएगा,
लेकिन उसे लेकर के कौन जाएगा, उसे लेकर के कोई ना कोई सिस्टम जाएगा, तो उस सिस्टम का नाम बोलते हैं आपका न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, ओके, न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, ये नाम जो होता है वो अपने आप को बयान करता है। न्यूरो मतलब क्या होता है, नर्व। ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना और दूसरे जगह से किसी और जगह में उसको भेजना। तो न्यूरोट्रांसमीटर का अगर सिंपली में मैं एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करूँ, सो न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल एजेंट दैट कैरी द इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय व्हिच रूट, बाय नर्व, ओके, बाय नर्व, ओके। सो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है अभी आपने आई थिंक समझ लिया, ओके। देन यहाँ पर देखो, पीएनएस से अगर मैं ब्रेन तक एक मैसेज भेजूंगा तो एक न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, मैंने अभी अभी बताया। तो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो भी मैसेज आपका ब्रेन तक जाएगा उस नर्व को बोला जाता है क्रैनियल नर्व। उस नर्व को क्या बोला जाता है, क्रैनियल नर्व। सो क्रैनियल नर्व कितने पेयर का होता है, बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जा सकता है या फिर वाइवा वॉइस में आपको पूछा जाएगा क्रैनियल नर्व कितने पेयर का होता है, तो वो हमेशा याद रखो वो 12 पेयर का होता है, जोड़ा। पेयर मतलब जोड़ा। सिर्फ 12 लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएगा या मार्क आपको नहीं मिलेगा, तो 12 के साथ पेयर लिखना मत भूलना, ओके। उसी तरह से पीएनएस से स्पाइनल कॉर्ड तक जो भी मैसेज जाएगा वो किसी ना किसी नर्व के माध्यम से जाएगा। तो यहाँ पर जो नर्व इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसका नाम क्या होता है, आपका स्पाइनल नर्व। जिस तरह से क्रैनियल नर्व होता है उसी तरह से स्पाइनल नर्व है। अच्छा, स्पाइनल नर्व कितना होता है आपका 31 पेयर। ये दोनों जोड़ा जोड़ी, ओके, ये दोनों क्या होता है, जोड़ा जोड़ी। सो 31 पेयर आप कैसे याद रखोगे, 1 + 2 = 3 एंड ये 1 को ऐसे पुट कर दो तो हो गया आपका 31। सो 12 पेयर जनरली 1 दर्जन होता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्रैनियल नर्व मतलब 1 दर्जन, दैट इज कॉल्ड टू 12 पेयर। लेकिन इसके साथ पेयर वर्ड मस्ट लिखना, ओके। देन उसके बाद हाँ, और एक कॉन्सेप्ट होता है आपका डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन एंड एक होता है रीपोलराइजेशन। बेसिकली ये क्या होता है, सेल की एक अवस्था होता है। अच्छा, सेल मतलब किस टाइप का सेल, आपका नर्व सेल, क्योंकि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम तो कार्डियक सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम तो लीवर के सेल में के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो हम अभी किस सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, नर्व सेल के बारे में, ओके। सो मान लीजिए ये हो गया एक नर्व सेल एंड हमेशा याद रखो जब नर्व सेल रेस्ट कंडीशन में होता है, जब नर्व सेल, ये हो गया आपका नर्व सेल, ओके। जब नर्व सेल रेस्ट कंडीशन में होता है तो उस स्टेट को बोला जाता है आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पोलराइजेशन स्टेट में जब हमारे सेल रहता है वो किस अवस्था में रहता है, रेस्ट कर रहा है, ओके। रेस्ट मतलब अभी वो सो रहा है, ओके। जब सेल हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है तो हमेशा याद रखो सेल के अंदर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है एंड आउटसाइड ऑफ द सेल इज मोर पॉजिटिव। आउटसाइड ऑफ द सेल मोर पॉजिटिव, इनसाइड ऑफ द सेल मोर नेगेटिव। ये एक फंडा है, ओके। एंड इनसाइड द सेल potassium ion is present and outside of the cell chloride ion are present,
sodium ion also present, calcium ion also present. So whenever this situation arises or this particular phenomenon carried out, then we can say that the cell is polarization, या फिर इसको बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब सेल रेस्ट करता है तो उस स्थिति में हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। हमेशा याद रखो, जब हमारा सेल रेस्ट कर रहा है मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उस समय हमारा जो पोटेंशियल होता है तो वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। अच्छा, आपने हमेशा तो सोओगे नहीं, जनरली रात में आप सोते हो, लेकिन जब दिन होता है तो दिन में क्या होता है, आपका लाइट बढ़ जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लाइट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आपका नींद क्या होगा, खुलेगा। आपका नींद क्या होगा, खुलेगा। जब आपका नींद खुलता है तो यहाँ पर तो इनसाइड ऑफ द सेल हमेशा आपका पोटेशियम आयन ऑल्सो प्रेजेंट एंड इनसाइड द सेल मोर नेगेटिव आयन आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, देन आउटसाइड में क्या होता है, आपका सोडियम आयन प्रेजेंट होता है, मैंने यहाँ पर ये बताया था। तो ये सोडियम आयन क्या होगा, जब आपका नींद खुलेगा, जब आपका नींद खुलेगा ये सोडियम आयन सेल के अंदर प्रवेश करेगा, तो अंदर में क्या होगा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अभी भी इस अवस्था में इनसाइड ऑफ द सेल more negative ion are also present। ओके, तो आप अभी ये मुझे पूछोगे कि सर पोलराइजेशन स्टेट में या डीपोलराइजेशन स्टेट में आपने बताया था कि इनसाइड द सेल इज मोर नेगेटिव एंड आउटसाइड ऑफ द सेल इज मोर पॉजिटिव, बट इनसाइड ऑफ द सेल potassium ion are also present. So why inside of the cell is not more positive? So the reason is potassium ion concentration in the inside of the cell is less concentration. Okay, so due to less concentration of a potassium ion inside the cell, so that's why the cell is more negative, and actual one thing that matter is inside of the cell is always more negative, so that's why inside of the cell is also more negative। okay, नाउ जब सोडियम आयन का एंटर होता है सेल के भीतर तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन स्टेट होता है। डीपोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन का ब्रेकअप हो जाना, पोलराइजेशन टूट जाना। अभी आप क्या करोगे, काम करोगे। जब डीपोलराइजेशन स्टेट आता है तब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो तब आप क्या करोगे, काम करोगे। ओके, अच्छा, मान लीजिए अभी आपका एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, मान लीजिए अभी आपका एग्ज़ाम टाइम आ रहा है एंड बिफोर एग्ज़ाम, बिफोर 6 months ऑफ एग्ज़ाम you day to day life you study 3 hours a day, but whenever the exam comes to 1 or 2 months, your study pattern must be changed, and in that time period you must study per day 6 hours 12 hours। okay, so in that period you do maximum work। अगर मैक्सिमम वर्क आपको करना है तो आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम वर्क करना है तो
आपको कितना एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। तो मैंने बताया था आउटसाइड ऑफ द सेल कैल्शियम आयन आर ऑल्सो प्रेजेंट। सो ये कैल्शियम आयन क्या होगा, सेल के अंदर आएगा। जब सेल के अंदर आएगा, पहले था पोटेशियम, बाद में आया सोडियम, उसके बाद आया आपका कैल्शियम आयन। तो अभी क्या होगा, सेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव आयन का वृद्धि होगा। जब पॉजिटिव आयन का ज़्यादा मात्रा में सेल के अंदर वृद्धि होगा, तो हमेशा याद रखो, मैंने बताया था कि इनसाइड ऑफ द सेल इज मोर नेगेटिव, बट इन दैट केस inside of the cell is more positive, inside of the cell is more positive. Okay, so in whenever this state happen, is called as हाइपर डीपोलराइजेशन। हाइपर मतलब किस चीज़ का बढ़ जाना, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो हाइपर डीपोलराइजेशन, whenever this state happen, we can say the cell, the neuronal cell is in hyper depolarization state। क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। अभी 3 आवर पर डे अगर हम पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा मार्क नहीं ला पाएंगे। तो हमें अगर ज़्यादा मार्क चाहिए तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, काम करना। लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो आप क्या करोगे, आप काम करोगे नहीं, आप अब क्या काम करोगे, मोर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करोगे। अगर मोर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करोगे तो मोर पॉजिटिव आयन मस्ट एंटर इनटू द सेल। ओके, देन आफ्टर क्या होगा, आपने बहुत काम कर लिया। जब आप बहुत काम करते हो, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत नींद लगेगा, क्योंकि रात भर जाग कर के पाठ आपने जितना पढ़ा होगा तो उसके चलते आपको अभी सोना भी है। तो मैंने बताया था कि आउटसाइड ऑफ द सेल में क्या होता है, आपका क्लोराइड आयन ऑल्सो प्रेजेंट। सो क्लोराइड आयन क्या होगा, आपके सेल के अंदर आएगा। जब सेल के अंदर क्लोराइड आयन आएगा तो क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन का मतलब होता है एगेन पोलराइजेशन। री मतलब एगेन एंड पोलराइजेशन मतलब फिर से पोलराइजेशन होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी इनसाइड द सेल मोर नेगेटिव एंड आउटसाइड ऑफ द सेल क्या होगा, मोर पॉजिटिव होगा इस स्टेट में, रीपोलराइजेशन स्टेट में। तो यहाँ पर देखो, पोलराइजेशन में अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था, और रीपोलराइजेशन में अंदर भी नेगेटिव एंड बाहर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखो, ये जो हाइपर डीपोलराइजेशन स्टेट आता है ये बहुत ही कम समय के लिए होता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, एग्ज़ाम क्या हर वक्त होता है, नहीं होता है। या तो 6 मंथ में होगा या तो 1 साल में एक बार होगा। तो उसी तरह से उस टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा काम करना है। उसी तरह से हाइपर डीपोलराइजेशन स्टेट बहुत कम समय के लिए आता है, और उस स्टेट में क्या होता है, हमारा बॉडी ज़्यादा मेहनत करता है। ओके, आई होप। एंड ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट होता है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ओके, हमेशा एक चीज़ याद रखो, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारे डे टू डे लाइफ में काम करता है। हमेशा यही चीज़ काम करता है। आपका नींद इसी कारण से खुलता है, आप इसी कारण से सोते हो, आप इसी कारण से बात करते हो। इवन इफ आपका हार्ट दिन रात चलता है, क्या आप तो सो जाते हो लेकिन आपका हार्ट काम करता है, आपका हार्ट काम करता है। तो आपका हार्ट इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, आपका ब्रेन सेल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, आपका जितने भी न्यूरोनल सेल जितने भी बॉडी में हो,
आप तो रात में सो जाओगे, लेकिन जो प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है बॉडी में, मैंने बताया था कुछ प्रोसेस मैनुअल होता है, कुछ प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। तो आप तो सो जाओगे, लेकिन ऑटोमेटेड प्रोसेस का क्या? तो ऑटोमेटेड प्रोसेस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। हाँ, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट मूव योर, अभी हमने जितने भी एक हाई लेवल स्टडी करने के लिए जितने भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक फार्मासिस्ट के पास, उतना नॉलेज हमने एक्वायर कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो दैट इज नोन एज पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। parasympathetic nervous system. So what is parasympathetic nervous system? Okay, so मैंने बताया था parasympathetic nervous system is a automatic nervous system, क्योंकि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक सब डिवीजन है। तो अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटेड है तो ये भी ऑटोमेटेड है। तो हमेशा याद रखो, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर ऑटोमेटेड है तो इसको ऑटोमेटेड कौन बनाता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। एक न्यूरोट्रांसमीटर इसको बनाता है ऑटोमेटेड। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर? द नेम ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ACH। ACH का मतलब होता है एसिटिल कोलिन। ओके, सो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर नर्वस सिस्टम होगा तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका आएगा, गैंग्लिया, प्री गैंग्लिया, पोस्ट गैंग्लिया। ओके, सो यहाँ पर देखो, ये होता है एक न्यूरॉन। ओके, ये होता है एक सेल बॉडी, ये होता है इसका एक्जन, एंड दिस वन इज योर एक्जन टर्मिनल। ओके, सो यहाँ से ओके, सो ये हो गया आपका सेल बॉडी, ये हो गया आपका सेल बॉडी, एंड दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज योर डेंड्राइट, and this long cylindrical body is your known as axon, and this one is your known as axon terminal. Okay, मैंने इसका प्रीवियस वीडियो एंड डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्टली इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ओके, सो ये हो गया एक्जन टर्मिनल, एंड हियर दिस gap like small teeny gap is also known as your ganglion, और इसको बोला जाता है गैंग्लियोनिक जंक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट नर्व सेल बॉडी, क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज कनेक्टेड है। ओके, सो ये होता है गैंग्लियन। ओके, एंड गैंग्लियन के जो पहले वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोला जाता है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया होता है उसको बोला जाता है आपका प्री गैंग्लिया। ओके, दिस वन इज योर नोन एज प्री गैंग्लिया, एंड ये अगर प्री होगा तो दूसरा क्या होगा? पोस्ट गैंग्लिया। दूसरा क्या होगा? आपका पोस्ट गैंग्लिया, एंड दिस मिडिल पोर्शन इज योर नोन एज गैंग्लियन। ओके, सो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखो, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो भी प्री गैंग्लिया होगा वो क्या होगा? आपका लॉन्ग होगा, एंड जो पोस्ट गैंग्लिया होगा वो थोड़ा छोटा होगा। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? प्री गैंग्लिया आपका लॉन्ग होता है, एंड पोस्ट गैंग्लिया आपका क्या होता है? शॉर्ट होता है। ओके, सो प्री गैंग, ये बीच वाला जो गैप होता है इसको बोला जाता है आपका गैंग्लिया। सो गैंग्लिया हमेशा क्या होगा? आपका ये जो गैंग्लियोनिक जंक्शन भी इसको बोला जाता है। ओके, ये गैंग्लियोनिक जंक्शन क्या होगा?
यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक इफेक्टर ऑर्गन प्रेजेंट है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन में ये सप्लाई होता है। ओके, सो ये जो प्री गैंग्लिया होगा वो कहाँ से आएगा, आपका सीएनएस से आएगा, मतलब ब्रेन होगा, ब्रेन हुआ या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर arises from the brain and spinal cord, and here the mid portion is known as ganglionic junction, where a cluster of nerve cell bodies are present and innervate through different organ या connected to different organ। सो ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर होगा वो क्या होगा, आपके डिफरेंट ऑर्गन को ये अटैच होगा, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, आपका स्टोमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, डिफरेंट एरिया को ये सप्लाई होगा। ओके, एंड ये जो गैंग्लियोनिक जंक्शन होता है, ये जो बीच वाला जो एरिया, इसको बोला जाता है गैंग्लियोनिक जंक्शन। ओके, या फिर इसको गैंग्लिया बोला जाता है, गैंग्लिया। ओके, सो ये जो गैंग्लिया होगा, देखो ये गैंग्लिया इफेक्टर ऑर्गन से क्या है, ये जो गैंग्लिया है ये इफेक्टर ऑर्गन से क्या है, नज़दीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, इफेक्टर ऑर्गन आर नियर टू द गैंग्लिया। एंड ये इफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकता है, आपका किडनी हो सकता है, पैनक्रियाज हो सकता है, लीवर हो सकता है, व्हाट एवर मे बी थी। ओके, एंड उसी तरह से एंड ये जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या सिक्रेट करता है, एसिटिलकोलिन सिक्रेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, ये रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एसिटिलकोलिन, जिसके कारण से पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटेड होता है। या फिर एसिटिलकोलिन पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है, उसको रूल करता है। ओके, देन नेक्स्ट एक होता है और एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट होता है एसिटिलकोलिन का। हमेशा याद रखो दो टाइप का रिसेप्टर होता है। अब रिसेप्टर भी एक कॉन्सेप्ट आ गया, रिसेप्टर। ये रिसेप्टर बेसिकली क्या होता है, देखो मुझे अगर कोई भी काम लेना है, मान लीजिए मुझे किसी लोगों के बारे में अगर जासूसी करना है, तो मेरा एक एजेंट उसके पास बैठाना पड़ेगा, ताकि मुझे उसका हर हरकत पर वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ मिल रहा है, वो मेरे बारे में क्या षड्यंत्र कर रहा है, या फिर मेरे बारे में क्या वो सोच रहा है, तो मुझे मेरा एक विश्वस्त आदमी उसके पास रखना है, ताकि उसकी सारी जितने भी जानकारी, वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ वो मिस रहा है, अभी वो क्या कर रहा है और कहाँ कहाँ वो जा रहा है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आना चाहिए। तो रिसेप्टर का काम वही होता है, रिसेप्टर का काम जो होता है वो यही होता है। तो एसिटिलकोलिन होगा क्या, एसिटिलकोलिन आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटिलकोलिन को जब भी कोई काम करना है तो वो रिसेप्टर के माध्यम से करेगा, वो खुद जाकर के कोई काम नहीं करता है, वो रिसेप्टर के थ्रू अपना काम करता है। और एसिटिलकोलिन के पास टोटली कितने रिसेप्टर है, आपका दो रिसेप्टर होता है। एक होता है आपका निकोटिनिक रिसेप्टर, ओके, निकोटिनिक रिसेप्टर, एंड एक होता है आपका मस्कारेनिक रिसेप्टर। ओके, muscarinic receptor. So nicotinic receptor is denoted as N and muscarinic receptor is denoted as M. Okay, so एसिटिलकोलिन को जब भी मान लीजिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर हम चर्चा करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कौन गवर्न करता है, आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर गवर्न करता है जिसका नाम होता है एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन। सो एड्रेनालिन मान लो क्या होता है, हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है। सो एड्रेनालिन के पास भी कुछ रिसेप्टर होता है जो हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो एड्रेनालिन क्या करेगा, हार्ट में उसका जो रिसेप्टर होगा उसको बोल देगा कि हार्ट बीट बढ़ा दो, हार्ट बीट बढ़ा दो।
तो रिसेप्टर क्या करेगा, जब एड्रेनालिन हार्ट में उसका जो रिसेप्टर होता है उसके पास जा कर के अगर एक्ट करेगा तो वो एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिस फार्माकोलॉजिकल एक्शन को हम क्या कहते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ जाना। तो वो हार्ट रेट इसी तरह से बढ़ाता है। उसी तरह से अगर एसिटिलकोलिन को भी अगर कुछ काम करना है तो वो क्या करेगा, हार्ट में भी एसिटिलकोलिन का एक रिसेप्टर होगा, तो वो क्या करेगा, एसिटिलकोलिन का जो रिसेप्टर आपके हार्ट में प्रेजेंट होगा वो क्या कहेगा कि हार्ट रेट को डिक्रीज कर दे, हार्ट रेट को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। तो हम जितने भी काम करते हैं वो रिसेप्टर के माध्यम से भी करते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका एसिटिलकोलिन। सो एसिटिलकोलिन के पास टोटली 2 रिसेप्टर होता है, एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर एंड एक होता है आपका मस्कारेनिक रिसेप्टर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर, दैट इज नोन एज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपली लिख रहा हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, आपका एड्रेनालिन कंट्रोल करता है। एंड एड्रेनालिन आपका क्या है होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ओके, एड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लिया होता है, पोस्ट गैंग्लिया होता है, उसका क्या खेल होता है, देखो यहाँ पर प्री पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, प्री गैंग्लिया आपका लॉन्ग होता है, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका प्री गैंग्लिया क्या होगा, शॉर्ट होगा। एंड पोस्ट गैंग्लिया जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। पोस्ट गैंग्लिया क्या होता है, ये आपका शॉर्ट होगा, ये आपका होगा लॉन्ग। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पर डेंड्राइट आपका प्रेजेंट है, दिस वन इज योर सेल बॉडी एंड दिस वन इज योर एक्जन। ओके, सो यहाँ पर ये शॉर्ट होगा, यहाँ पर ये लॉन्ग होगा। एंड यहाँ पर आपका इफेक्टर ऑर्गन प्रेजेंट होगा, इफेक्टर ऑर्गन। सो ये इफेक्टर ऑर्गन कोई भी हो सकता है, आपका किडनी हो सकता है, पैनक्रियाज हो सकता है। ओके, सो ये हो गया आपका गैंग्लियन, दिस वन इज योर नोन एज गैंग्लियन। सो यहाँ पर देखो गैंग्लियोनिक जंक्शन जो होता है वो इफेक्टर ऑर्गन से क्या होता है, दूर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो इफेक्टर ऑर्गन होगा वो गैंग्लियोनिक जंक्शन से क्या होगा, बहुत दूर होगा, बहुत दूर होगा। तो गैंग्लियोनिक जंक्शन इज फार अवे फ्रॉम द इफेक्टर ऑर्गन। एंड यहाँ पर लिख सकते हो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, गैंग्लियोनिक जंक्शन इज क्लोजर टू द इफेक्टर ऑर्गन। ओके, सो एंड दूसरा चीज़ होता है, जैसे मैंने बोला था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटिलकोलिन का 2 रिसेप्टर होता है, उसी तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है एड्रेनालिन। एंड एड्रेनालिन के पास टोटली कितना रिसेप्टर होता है, अल्फा रिसेप्टर, देन बीटा रिसेप्टर, देन वन इज योर गामा रिसेप्टर। ओके, सो एड्रेनालिन के पास 3 रिसेप्टर होता है एंड एसिटिलकोलिन के पास 2 रिसेप्टर आपका होता है। ओके, नेक्स्ट अभी इसका नेचर भी जान लेते हैं कि एसिटिलकोलिन का नेचर कैसे होता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एंड एड्रेनालिन का नेचर क्या होता है। सो यहाँ पर देखो एसिटिलकोलिन का जो नेचर होता है वो एक्साइटेटरी होता है, वो क्या होता है, एक्साइटेटरी होता है। उसी तरह से एड्रेनालिन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, इनहिबिटरी होता है, इनहिबिटरी। तो एड्रेनालिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर एंड हिज नेचर इज इनहिबिटरी, मतलब वो इनहिबिट करेगा, वो हर चीज़ में रुकावट करेगा, बाधा प्राप्त करेगा। और एसिटिलकोलिन क्या करेगा, एक्साइटेटरी करेगा। बट ये एवरी केस में एक्साइटेटरी नहीं करता है, बट ये मोस्ट ऑफ द केस में एक्साइटेटरी करता है। मतलब एसिटिलकोलिन
हर जगह में आपको एक्साइटेशन नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए एसिटिल कोलिन हार्ट बीट को क्या करता है, आपका डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर तो लिखा है एक्साइटेटरी, तो एक्साइटेटरी वो हमेशा नहीं करता है, वो डिफरेंट ऑर्गन के हिसाब से वो डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है। मतलब किस ऑर्गन में वो डायलेट करेगा, किस ऑर्गन में वो इनहिबिट करेगा, वो सारा चीज़ डिफरेंट होता है। वो ऑर्गन बेस होता है कि कौन से ऑर्गन में वो सप्लाई है। ओके, इस पर निर्भर करता है ये एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी होगा। बट मोस्ट ऑफ द सेंस एसिटिल कोलिन नेचर इज एक्साइटेटरी एंड मोस्ट ऑफ द सेंस एड्रेनालिन का जो रिस्पॉन्स होगा वो इनहिबिटरी होगा या उसका कैरेक्टरिस्टिक इनहिबिटरी होगा। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ तक सारा चीज़ ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट अभी हम समझते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, फिजियोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस होता है, फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शन, सो फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। सो फंक्शन वाइज उसका क्या होता है, हमेशा याद रखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो म्यूचुअल एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट मतलब समझते हो, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है परस्पर परस्पर विरोधी, परंतु वो इक्वल पोटेंसी भी होता है। इक्वल पोटेंसी होता है, इक्वल पावर होता है। डिटेल में अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, डिटेल कर्ण अर्जुन जैसा। ओके, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कभी जीवन में एक दूसरे का कम से कम सहयोगी नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा उल्टा ही चलते हैं। ओके, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कौन गवर्न करता है, आपका एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ADR। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कौन गवर्न करता है, आपका एसिटिलकोलिन। ओके, सो देखो, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एड्रेनालिन प्रेजेंट होता है वो अगर हमारे आई में एक पार्ट होता है जिसका नेम होता है पीपिल। ओके, ये आई का एक पार्ट है। तो जब एड्रेनालिन प्यूपिल में जाकर के एक्ट करेगा वो कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा, वो प्यूपिल को डायलेट कर देगा। डायलेट मतलब प्रसारण। ओके, डायलेट का मतलब क्या होता है, प्रसारण। उसी तरह से जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब एसिटिलकोलिन जब यही प्यूपिल में जा कर के एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। कि इसका मतलब एसिटिलकोलिन का कुछ ना कुछ रिसेप्टर प्यूपिल में प्रेजेंट है। ये एसिटिलकोलिन क्या कहेगा, प्यूपिल को कहेगा कि जाओ इसको कंस्ट्रिक्ट कर दो। कंस्ट्रिक्ट मतलब संकुचन, संकोचन। एंड डायलेट मतलब क्या होता है, प्रसारण। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होता है, जब यही एड्रेनालिन हमारे ब्रोंकी में जा कर के एक्ट करेगा वो क्या करेगा, ब्रोंकी को रिलैक्स कर देगा। जब ब्रोंकी रिलैक्स होगा तो क्या होगा, इस कारण से हमें कभी अस्थमा नहीं होता है। अगर आपका ब्रोंकी रिलैक्स रहेगा तो आपको कभी अस्थमा नहीं होगा, आपको कभी अस्थमा नहीं होगा। और आप आराम से जो होता है आपका इनहेल एक्सेल जो भी करते हो, मतलब रेस्पिरेशन करते हो, वो आप बेहतर ढंग से कर पाओगे। ओके, एंड उसका अगर दूसरा साइड एंगल हम अगर देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो एसिटिलकोलिन क्या करेगा, यही ब्रोंकी में जा कर के एक्ट करेगा। वो ब्रोंकी को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। ओके, वो ब्रोंकी को क्या करेगा, वो ब्रोंकी को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ओके, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है। वो ब्रोंकी को क्या करेगा, आपका कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ब्रोंकी को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ओके, सो इस कारण से क्या होगा, आपका जो ब्रोंकियल जो ट्रैक्ट होता है, जो ब्रोंकी होता है
वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। जब आपका सिकुड़ जाएगा, अस्थमा केस में यही होता है, तब आप प्रॉपरली क्या होता है, श्वास प्रश्वास नहीं ले पाते हो। ओके, इस कारण से ये होता है। ये ऑपोजिट होता है, एक आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा, एक आपको क्या करेगा, घटाएगा। ओके, सो अगेन एड्रेनालिन जब क्या करेगा, आपके हार्ट में जा कर के एक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा दे। तो इसका मतलब एड्रेनालिन का एक रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट है, वो क्या कहेगा, एड्रेनालिन अपने रिसेप्टर को कहेगा जो कि हार्ट में प्रेजेंट है कि हार्ट रेट को अभी बढ़ा दे। तो आपने देखा होगा जब आप रनिंग करते हो तो आपका हार्ट रेट जो नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट होता है, वो 72 बीट्स पर मिनट को क्रॉस कर जाता है। वो इसी कारण से होता है क्योंकि आपका एड्रेनालिन हार्ट में एक्ट कर रहा है और उसी कारण से आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है। ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एसिटिलकोलिन प्रेजेंट है वो क्या करेगा, हार्ट रेट को स्लो कर देगा। तो एक ऐसा समय भी आएगा जब आप थक जाओगे, जब आप थक जाओगे तो क्या होगा, उस समय एसिटिलकोलिन का सिक्रेशन होगा, एसिटिलकोलिन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। जब एसिटिलकोलिन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो आपका बढ़ा हुआ जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। हमेशा क्या आपका हार्ट रेट बढ़ता रहता है, या हमेशा क्या आपका हार्ट रेट घटता रहता है, ऐसा नहीं, हमेशा सारा चीज़ बैलेंस होता है। ओके, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक कंसेप्ट अभी मुझे याद आया। देखो, हमारे बॉडी में ये जितने भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, इसका मेन पर्पज होता है बॉडी में इक्विलिब्रियम लाना। लेकिन बॉडी में मैंने ये एक फंक्शन आपको बताया था, जो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन या हाइपर पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट होता है, इसमें बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहता है। मान लो अगर बॉडी अगर कभी भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, समान होगा, समान हो जाना। जब बॉडी में आयन का समान हो जाता है, आयन सेम रहता है, तब हमेशा याद रखो आदमी का डेथ होता है। हमेशा याद रखो, बॉडी में बाकी फंक्शन जो होता है वो घटता है, बढ़ता है, नॉर्मल मेंटेन होता है, लेकिन यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया ना तो आप मर जाओगे। तो बॉडी में हमेशा क्या होता है, ये जो पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन कॉन्सेप्ट के अगर देखोगे तो हमेशा क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन होता है। और जब तक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन होगा तब तक क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे। जिस दिन हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा उस दिन हम स्वाहा हो जाएंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट मूव टू द अनदर। ओके, देन एड्रेनालिन, अगर आपका जो पेरिस्टाल्सिस होता है, पेरिस्टाल्सिस मतलब वेव लाइक मूवमेंट, जब हम कोई भी खाद्य फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारा फूड ओइसोफागस, माउथ ओइसोफागस दे करके जो हमारा स्टोमक वाले रीजन में जाता है, तो वो किस मूवमेंट में जाता है, आपका वेव लाइक मोशन। ओके, इस तरह से वो जाता है, इसको बोला जाता है वेव लाइक मोशन। एंड ये वेव लाइक मोशन को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। एंड इसी कारण से आप अपने अनस वाले रीजन में क्या करते हो, गैस फॉर्मेशन करते हो। ओके, सो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या करता है, आपका फूड को प्रेशर करके नीचे धकेलता है। ओके, नीचे धकेलता है। सो ये क्या करेगा, एड्रेनालिन इसको स्टिमुलेट कर देगा। एंड ये स्टिमुलेट करने से क्या होगा, आपका गैस फॉर्मेशन होगा, आपका फूड क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, सॉरी, अगर ये इनहिबिट होगा, इनहिबिट अगर होगा तो आप गैस नहीं फॉर्मेशन कर पाओगे, आप जितने भी आनस वाले रीजन में गैस फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। एंड उसके साथ क्या होगा, आपका फूड का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। एंड इस स्थिति में क्या होता है, ये जो स्थिति में, ये वाला स्थिति में इनहिबिट पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रेशन, मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एंड सिक्रेशन को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। एंड ये जब ब्लॉक हो जाएगा तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड
प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाएगा, इस कारण से आपका ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा एंड आपको कोई भी फूड निगलने में भी आपको कठिनाई महसूस होगी। ओके, ये एड्रेनालिन के कारण होता है। जब हमारे बॉडी में एड्रेनालिन का सिक्रेशन जब अधिक होता है तब ये समस्या आता है। एंड उसके अगर अपोजिट साइड में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, इस चीज़ को ये स्टिमुलेट कर देगा। जब ये स्टिमुलेट कर देगा तो क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत अच्छे ढंग से होगा और इस कारण से क्या होगा, हमारा फूड ऑब्जर्व होगा, हम अपने अनस वाले रीजन में गैस का फॉर्मेशन भी कर पाएंगे और जितने भी फूड हम कंज्यूम करेंगे वो अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे, मतलब इजीनेस ज़्यादा होगा। ओके, ये कब होगा, एसिटिल कोलिन का कंसेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होने से आपका क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन भी होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो आपका फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। ओके, देन नेक्स्ट मूव टू द ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज। सो एड्रेनालिन ग्लूकोज प्रोडक्शन जनरली कहाँ पर होता है, ये एक चीज़ आप याद रखो, ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, आपका लीवर में होता है। लीवर में, लेकिन इससे तो डायरेक्ट नहीं होता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसको बुलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, सो लीवर में एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जिसको बुलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये प्रोसेस क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को लाइसिस करके, लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो ये ग्लाइकोजन को लाइसिस करके ये क्या कन्वर्ट करेगा, आपका ग्लूकोज करेगा। जब ग्लाइकोजन को लाइसिस करके ग्लूकोज ये कन्वर्ट करेगा तो ग्लूकोज की मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो ये तो यहाँ पर यही कह रहा है ना कि एड्रेनालिन जब लीवर में जा कर के एक्ट करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा एंड ग्लूकोज का रिलीज होगा। जब ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा तो आपको क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके, सो एड्रेनालिन जब भी हमारे आपका लीवर में एक्ट करेगा तो ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड यही चीज़ को यहाँ पर दूसरे एंगल में अगर इसे समझेंगे तो यहाँ पर देखो, स्टिमुलेट बाइल रिलीज। ओके, स्टिमुलेट बाइल रिलीज। ओके, स्टिमुलेट बाइल रिलीज। अच्छा, ये जो बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस जनरली कहाँ पर रिलीज होता है, लीवर से रिलीज होता है। ओके, लीवर से रिलीज होता है। एंड एक जो होता है, आपको याद रखना है, हमारे फूड में एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, एक होता है लिपिड। कार्बोहाइड्रेट या जिसको हम बोलते हैं स्टार्च, सो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए दो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, एक होता है सलाइवरी अमाइलेज, एक होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज आपका मतलब सलाइवरी ग्लैंड में सीक्रेट होता है एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज आपका पैनक्रियास ग्लैंड में प्रेजेंट होता है या उससे सीक्रेट होता है। दूसरी बात होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने के लिए या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करने के लिए दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, एक होता है आपका ट्रिप्सिन, एक होता है आपका पेप्सिन। ओके, ट्रिप्सिन जो होता है वो पैनक्रियाज सीक्रेट करता है एंड पेप्सिन जो होता है वो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड या जिसको बोलते हैं ऑक्सीटिन ग्लैंड, ये सीक्रेट करता है। ओके, एंड लिपिड का ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है एंड बाइल सॉल्ट भी होता है। सो लाइपेज एंजाइम को यही पैनक्रियाज भी करता है। लाइपेज एंजाइम को कौन सीक्रेट करता है, आपका पैनक्रियाज। एंड बाइल जूस, बाइल सॉल्ट को लीवर सीक्रेट करता है, स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। सो व्हेनेवर adrenaline act on that is
किडनी। सो किडनी के ऊपर एक ट्राइकस्पिड ट्रायंगुलर शेप में एक होता है, एक ग्लैंड होता है जो कि क्या करता है, आपका एड्रेनालिन सीक्रेट करता है। ओके, एड्रेनल ग्लैंड होता है जो कि आपका एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन सीक्रेट करता है। सो किडनी के ऊपर एक ट्राइकस्पिड ग्लैंड जैसा एक प्रेजेंट होता है जिसको बुलाया जाता है एड्रेनल ग्लैंड, एंड यही एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, आपका एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन ये सीक्रेट करता है। ओके, एंड जब ये एड्रेनालिन एड्रेनल ग्लैंड में एक्ट करेगा तो क्या होगा, एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन सीक्रेट होगा। ये एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन क्या है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो हमेशा आपने यही देखा होगा कि मान लीजिए आपको अभी एक कुत्ता दौड़ करके काटना चाहता है, तो आप क्या करोगे, उस कुत्ते के सामने या तो लड़ोगे या उस कुत्ते के काटने के भय से आप भाग जाओगे। तो इस चीज़ को बोला जाता है या तो आप युद्ध करो या फिर आप भाग जाओ। युद्ध का मतलब होता है फाइट एंड भागने का मतलब होता है फाइट। ओके, या तो आप लड़ो या फिर भाग जाओ। तो हमारे अंदर जो इंस्टेंट एनर्जी जो होता है, इंस्टेंट एनर्जी जो डेवलप होता है वो इसी कारण से होता है। जब एड्रेनालिन हमारे किडनी में जाकर के एक्ट करेगा, स्पेसिफिकली एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, तो क्या होगा, एड्रेनालिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा या फिर नॉर एड्रेनालिन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो बढ़ जाएगा। और वो हमेशा बढ़ेगा नहीं। मान लीजिए कोई आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति हुई हो, अगर ऐसा परिस्थिति हो, मान लीजिए आपको कोई कुत्ता ने काटने के लिए दौड़ रहा है, तो आपके अंदर क्या होगा, इंस्टेंट एनर्जी डेवलप होगा। ये इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से आता है, ये इंस्टेंट एनर्जी आपका एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन से आता है। मैंने बताया था ना, ये सारा सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटेड होता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जब भी कुत्ता आपको काटेगा या तो आप लड़ोगे या आप भाग जाओगे, तीसरा कोई विकल्प नहीं होगा। तो ये होता है एड्रेनालिन के बारे में, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, एंड दूसरा होता है आपका, जब यही एड्रेनालिन आपका ब्लैडर में जाकर के, ब्लैडर में मतलब यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के ये काम करेगा, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यहाँ पर जब आपका एड्रेनालिन यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के एक्ट करेगा तब क्या होगा, ब्लैडर का जो कंट्रैक्शन होता है उसको इनहिबिट कर देगा। ब्लैडर का कंट्रैक्शन जो होता है उसको इनहिबिट कर देगा। इस कारण से क्या होगा, जो परिश्रा हम त्याग करते हैं वो परिश्रा हम त्याग नहीं कर पाएंगे। ओके, इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसका ऑपोजिट जो दुश्मन होता है जिसको बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज गवर्न्ड बाय एसिटिलकोलिन। सो एसिटिलकोलिन जब यही यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। जब यूरिनरी ब्लैडर को ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो क्या होगा, मिक्चुरेशन होगा, मतलब हम परिस्रा त्याग करेंगे, मूत्र विसर्जन करेंगे। तो आपने जब भी कभी मूत्र विसर्जन किया होगा तो इसके पीछे यही साइंस है। मूत्र विसर्जन करने का जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो यही है कि आपका एसिटिलकोलिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के एक्ट कर रहा है और एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम होता है constrict the bladder, constrict the urinary bladder. So that's why you urinate or micturate. Okay, so मूत्र विसर्जन करने का साइंस आपको पता हो गया। ओके, नेक्स्ट ये जो एड्रेनालिन होता है, जब ये फीमेल का जो ऑर्गाज्म होता है ये उसको क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। एंड एट द सेम टाइम द एसिटिलकोलिन क्या करेगा, फीमेल का जो ऑर्गाज्म होता है, ओवरी जो होता है, इसको ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो हमेशा आप यहाँ पर देखो, कोई डायलेट कर रहा है तो कोई कंस्ट्रिक्ट कर रहा है।
तो यहाँ पर देखो ये प्यूपिल को डायलेट कर रहा है एंड यहाँ पर ये कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो ये एक दूसरे के पूरा विरोधी है। इस विरोधीपन को कहा जाता है म्यूचुअल एंटागोनिस्ट। आई होप म्यूचुअल एंटागोनिस्ट क्या होता है ये आपको पता हो गया होगा। टिल नाउ, if any doubt please do let mention in the comment section below. I'll see you guys in tomorrow next video. Till then, bye bye, thank you, Jai Hind, Bande Mataram.